Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. So this is our second chapter of MCQ questions for HSSC stenographer exam. We are preparing for JSS, Triple S and stenotypist. So let's begin our class. So first one is the end of the preceding stroke should join the dash of the following stroke without lifting the pen or pencil. तो क्वेश्चन को समझेंगे द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग स्ट्रोक कि पहले वाला जो स्ट्रोक है द एंड उसका एंड शुड जॉइन द डैश ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक कि वो शुड जॉइन द ठीक है वो किस चीज़ को जॉइन करता है कि जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसका बिगिनिंग है उसी का एंड करेंगे जब भी हम सेकंड कॉन्सोनेंट को पकड़ पाएंगे ठीक है। और विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल से इसने और आसान कर दिया कि पहला जो स्ट्रोक है ठीक है पहली जो हमारी कॉन्सोनेंट है उसी के एंड को जब हम ख़त्म करेंगे ठीक है विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल तो हमारा बिगिनिंग इसका राइट आंसर होगा द एंड ऑफ द प्रेसिडिंग स्ट्रोक शुड जॉइन द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक ठीक है कि हम जो पहला कॉन्सोनेंट है उसको एंड करेंगे तभी हम सेकंड कॉन्सोनेंट के बिगिनिंग पे पहुंच पाएंगे। स्ट्रोक्स आर जॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल जैसा कि ऊपर दिया गया है सेम आंसर यहाँ आएगा। While joining of strokes at the initial stage of learning of shorthand, the first stroke is written on the line, but the dash of the following stroke should be correct. ठीक है यहीं तक हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा whether that is written above the line, on the line और below the line। ठीक है अब इसने ये पोजीशन तो बता दी तो बाकी बचा क्या पोजीशन हमारा आंसर नहीं होगा। थिकनेस हम वैसे भी नहीं होगा। डार्कनेस और लाइटनेस ये भी नहीं होता तो डायरेक्शन इज अवर करेक्ट आंसर जस्ट बिकॉज अगर उसकी डायरेक्शन सही होगी तो हम उसको इजीली पढ़ पाएंगे। If the first stroke is horizontal and the following stroke is downward, at the initial stage of learning of shorthand, the first stroke will be written dash and the following downward stroke will come on the line। ठीक है डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है वो उसने बोला कि हमारा ऑन द लाइन होता है तो हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि डाउनवर्ड अगर है कोई चीज़ और उससे पहले हॉरिजॉन्टल आ रही है तो वो हमारी कहाँ बनेगी वो हमारी अबव द लाइन बनेगी क्योंकि वो उसकी छत बनेगी। ठीक है ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि हमारी जो है एक स्ट्रोक अगर सेकंड वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो हमारा ऑन द लाइन है तो फर्स्ट जो है वो अबव द लाइन रहेगा। If the first stroke is horizontal and the following stroke is also horizontal, the first stroke will be written on the line and the following stroke will be तो पहला स्ट्रोक है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है तो वो ऑन द लाइन आएगा एंड द फॉलोइंग स्ट्रोक ये तो इसने कंफर्म ही कर दिया कि जो हमारा जो पहला स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन है। तो फॉर एग्जांपल हम कुक ले लेते हैं तो कुक अगर हम लेते हैं तो के भी ऑन द लाइन होगा तो अगला के भी ऑन द लाइन होगा तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा आल्सो बी रिटन ऑन द लाइन। If the mouth passage is left so open as not to cause an audible friction, the voiced breath sent through it is called। ठीक है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑडिबल फ्रिक्शन जहाँ होती है वो चीज़ क्या होती है और जहाँ ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होती है एज नॉट टू काज एन ऑडिबल फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड वोवल। लॉन्ग और हैवी वोवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश डॉट और डैश। तो इसने क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है तो चेक करेंगे लॉन्ग एंड हैवी वोवल्स अगर लॉन्ग और हैवी वोवल्स है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ से करेंगे वो हैवी से ही रिप्रेजेंट करेंगे डॉट और डैश से। हाउ मैनी वोवल्स आर इन पिटमैन शॉर्ट हैंड तो यहाँ हमारे 12 वोवल होते हैं 6 शॉर्ट और 6 जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। द लाइट वोवल साइंस फॉर द शॉर्ट वोवल्स आर पुट इन द डैश प्लेस एज द हैवी वोवल साइंस फॉर द लॉन्ग वोवल्स। ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि हमारा जो प्लेस हैवी वोवल्स के लिए होगा वही हमारा शॉर्ट वोवल्स के लिए भी होगा या लाइट वोवल्स के लिए भी होगा तो एज अ सेम डायरेक्शन जो होगा सेम प्लेस जो होगा हमारा वो उसके लिए वोवल्स के लिए रिप्रेजेंट होगा तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। द डैश गवर्न्स द पोजीशन ऑफ एन आउटलाइन ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट पोजीशन जो होती है ठीक है फर्स्ट प्लेस ऑफ वोवल वो हमारी डिसाइड करता है स्ट्रोक की पोजीशन को। ठीक है शॉर्ट और लाइट वोवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन में ही आंसर है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा आंसर इसका लाइट। इन शॉर्ट एंड वोवल्स आर शोन बाय डॉट और डैश ये हमें भी पता है कि नाइदर डॉट नाइदर डैश। ठीक है तो हमारा जो होगा डॉट और डैश दोनों ही यूज होंगे।
द हैवी वोवल साउंड्स आर रिमेंबर्ड बाय द सेंटेंस, ये हमने पहले भी किया हुआ है, पा में वी ऑल गो टू, तो यहाँ हमारा ऑल राइट आंसर होगा। द लाइट वोवल साउंड्स आर रिमेंबर्ड बाय द सेंटेंस दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये हमने पहले किया हुआ है। तो ये उल्टा भी हो सकता है कि पा में भी ऑल गो टू ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हैवी वोवल्स को, और दैट पेन इज नॉट मच गुड ये हमारा लाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो याद कर लेना। द वोवल प्लेसेस आर नोन एज, तो ये प्लेसेस की बात कर रहा है, तो प्लेसेस जो होंगी वो हमारी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस होंगी। देयर आर डैश हैवी वोवल्स इन शॉर्ट एंड, 6 हैवी एंड 6 शॉर्ट, ठीक है, तो दोनों का आंसर 6 होगा, 60 और 61 का। विच फॉर्म ऑफ आर इज यूज इन द एंड वेन नॉट फॉलोड बाय अ वोवल, कि नॉट फॉलोड बाय अ वोवल बोल रहा है और एंड में बोल रहा है कि आर इज यूज इन द एंड, तो आर हमारा डाउनवर्ड जाएगा। सेकेंड प्लेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आर रिटन, सेकेंड प्लेस का जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो हमारा कहाँ लिखा जाता है, वो हमारा ऑन द लाइन लिखा जाता है, जो कि हमने पहली क्लास में किया था। थर्ड प्लेस इंटरवीनिंग वोवल बिटवीन टू स्ट्रोक्स इज रिटन, अब ये भी याद रखें कि दो स्ट्रोक के बीच में अगर कोई वोवल आता है तो वो इंटरवीनिंग वोवल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ लिखा जाएगा, बिफोर द एंड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रोक एट दी थर्ड प्लेस, जो कि हम पहले कर चुके हैं। जब बुक कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करने, ठीक है, कुछ हद तक इजी हो जाएंगे। वेयर अ थर्ड प्लेस इंटरवीनिंग वोवल इज रिटन, कहाँ लिखा जाता है, बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक एट द एंड, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक एट द एंड, आफ्टर द सेकेंड स्ट्रोक एट द एंड, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक एट द बिगिनिंग। तो हमारा ये इंटरवीनिंग वोवल है, तो बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक एट द एंड लिखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट, ये हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी तो देखते ही नहीं बन रहे कि सब में अलग अलग दे रखा है और गलत दे रखा है। तो फर्स्ट हमारा सही है कि फर्स्ट साउंड जो है वो जो फर्स्ट वोवल होता है वही हमारा निर्धारण करता है कि आउटलाइन कौन सी पोजीशन पे बनेगी। If in a word the horizontal strokes is immediately followed by an upstroke and has got third place intervening vowel, the outline is written, ठीक है। If in a word the horizontal stroke is immediately followed by an upstroke, की upstroke से follow कर रही है, and has got third place intervening vowel, ठीक है, कि जो वोवल है वो हमारा थर्ड प्लेस का इंटरवीनिंग वोवल है, तो आउटलाइन हमारी कहाँ लिखी जाएगी, तो जो वही है इंटरवीनिंग वोवल की बात अगर कर रहा है तो हमारा जो स्ट्रोक है वो कट द लाइन यानी कि थ्रो द लाइन बनेगा। तो फिर उसके बाद है इन द आउटलाइन आइडल विच डिप्थोंग वोवल इज यूज्ड, हमने पहले भी किया हुआ है, आइडल में आई की डिप्थोंग होती है, तो आई हमारा राइट आंसर होगा। द डैश साइंस आर प्लेस्ड इन ऑल द थ्री प्लेसेस, क्या है जो थ्री प्लेसेस में बनाए जाते हैं, डिप्थोंग जो होती है हमारी वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस में होती है, सेकंड पे नहीं होती। ट्राइफोन्स जो होती है वो भी हमारी डिप्थोंग से मिलके बनती है, डिप्थोंग प्लस में वोवल, तो इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा, डिप्थोंग प्लस में टिक, ठीक है। टिक भी इसलिए क्योंकि उसके बाद वोवल आ जाता है, और वोवल जो है हमारी ये तीनों प्लेस पे बनते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा सी होगा। फिर उसके बाद है द रिजल्टिंग आउटलाइन ऑफ फ्रेजोग्राफी इज कॉल्ड अ, तो रिजल्टिंग आउटलाइन ऑफ फ्रेजोग्राफी जो हमारी क्या कहलाती है, फ्रेजोग्राम कहलाती है। द पंक्चुएशन साइन ऑफ फुल स्टॉप इज डिनोटेड एज अ स्मॉल क्रॉस साइन, ठीक है, कि क्रॉस का साइन जो होता है वो हमारा फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर अलोंग साइड अ कॉन्सोनेंट, कितने प्लेस होते हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमारे 3 प्लेसेस होते हैं, तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा 3। When a words end with the consonant R, it is denoted by, ये पुराना ही क्वेश्चन है कि जब R कॉन्सोनेंट एंड में आता है तो हमारा R डाउनवर्ड जाता है। द शॉर्ट हैंड आउटलाइन ऑफ फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स, द शॉर्ट हैंड आउटलाइन ऑफ फ्रीक्वेंटली अकरिंग, अब यहाँ देखने के बाद ऐसा ही हमारा सिमिलर क्वेश्चन में लोगोग्राम्स का आंसर भी था, लेकिन यहाँ हमारा आंसर कुछ अलग है। द शॉर्ट हैंड आउटलाइन ऑफ फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स इज नोन एज फ्रेजोग्राफी, ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे फ्रेज कहलाते हैं। द कॉन्सोनेंट एच इज रिटन डैश बिफोर के एंड जी, तो एग्जांपल हमने लिया था हेग, HAIG, तो उसमें एच हमारा क्या था, डाउनवर्ड था, ठीक है। ए साइन विच इज मेड बाय अटैचिंग अ टिक टू अ डिप्थोंग साइन इज कॉल्ड, तो वो हमारा ट्राइफोन होता है, ठीक है। डिप्थोंग के एंड में जब कोई वोवल आ जाता है, जैसे ओई के बाद ए आ गया, तो हमारा वो ट्राइफोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा विच आउटलाइन डिनोट आई हैव बीन को कौन सी जो आउटलाइन है डिनोट कर रही है, तो आई हमारी डिप्थोंग साथ में जॉइंट होगी, हमारी शॉर्ट फॉर्म भी होती है,
तो आई के साथ हैव जॉइंट हो गया, और बीन के लिए हम एन का हुक लगाते हैं, तो फर्स्ट वन हमारी जो है वो करेक्ट होगी। विच ग्रामलोग्स इज डिनोटेड बाय डैश, तो ये हमारी कौन सी आउटलाइन है? अबव द लाइन जो हमारी ये होती है शॉर्ट फॉर्म है हेड की। डू हमारा ऑन द लाइन होता है, डिफरेंट हमारा कट द लाइन होता है, इथ जो होता है हमारा टी एच जो होता है ये ऑन द लाइन होता है और हल्का होता है। व्हाट डैश रिप्रेजेंट्स, तो ये हमारा देम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देम हमारा ऐसे डार्क होता है और ये देखने से पता लग रहा है कि ये डार्क है। हाउ विल यू राइट द आउटलाइन ऑफ वर्ड पिल, पिल की आउटलाइन क्या होगी? क्या फर्स्ट होगी? नहीं। सेकंड? नहीं। थर्ड में एल का हुक दे रखा है, लेकिन हमने देखा है कि पी और एल के बीच में अगर वोवल आता है तो हम पी के अंदर एल का हुक नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अ वोवल इज डिनोटेड बाय अ, पा में वी ऑल गो थू, ये हमने किया था, तो इसमें हमारा हैवी डैश जो है हैवी डैश की जो हमारी साउंड करता है आउ, ठीक है। इसको हम हाँ आउ ही है ये वर्ड, ठीक है, तो इसलिए हम इसको हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। विच इज़ द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड एन्जॉय, देखो हम फर्स्ट को हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये किसी भी तरह से एन्जॉय नहीं बन रहा। सेकंड को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ओए की साउंड जो होती है एन्जॉय, ओए की साउंड जो होती है वो हमारी फर्स्ट प्लेस पे होती है, ठीक है। सी और डी में से हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या हम डी को कर सकते हैं? डी हमारा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इसमें ई का जो वोवल है वो आपका कहाँ है? फर्स्ट प्लेस पे कर रखा है, जो कि हमारा ऐसा साउंड अ की आती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सी है वो राइट आंसर होगा एन्जॉय की आउटलाइन के लिए। एनी वोवल विच कम्स बिफोर अ स्ट्रोक इज नोन एज अ, एनी वोवल्स विच कम्स बिफोर यानी कि पहले आए तो वो हमारा प्रीसीडिंग वोवल होता है। सिमिलर क्वेश्चन अगेन दे रखा है, एनी वोवल्स विच कम बिफोर अ स्ट्रोक इज नोन एज प्रीसीडिंग वोवल। एनी वोवल विच कम्स आफ्टर अ स्ट्रोक इज अ फॉलोइंग वोवल। वेयर विल यू पुट प्रीसीडिंग वोवल इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, कि प्रीसीडिंग वोवल को हम कहाँ लिखेंगे? तो ये हमने देखा था जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं उसमें जो प्रीसीडिंग वोवल होता है वो अबव लगता है, ठीक है, और जो फॉलोड वोवल होता है वो नीचे की तरफ लगता है। इन डैश द वोवल साइन इज जनरली प्लेस्ड टू द सेपरेट वर्ड्स, ठीक है, कि जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वहाँ वोवल का साइन जो होता है वो सेपरेट वर्ड्स के साथ यूज होता है। एनी वोवल्स विच कम्स बिटवीन टू स्ट्रोक्स इज नोन एज एन, तो ये हमने पहले भी किया था कि दो वोवल्स के बीच में अगर कोई दो स्ट्रोक के बीच में यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई हमारा वोवल आता है तो वो इंटरवीनिंग वोवल होता है। देयर आर डैश पोजिशंस इन केस ऑफ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अप डाउन स्ट्रोक्स, ठीक है, कितनी पोजिशंस होती है अप डाउन स्ट्रोक्स के लिए? वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अप एंड डाउन स्ट्रोक्स, तो आंसर हमारा 3 होगा, ठीक है, 3 पोजिशंस होती है अप डाउन स्ट्रोक्स के लिए। फिर उसके बाद है देयर आर डैश पोजिशंस इन केस ऑफ एन आउटलाइन कंसिस्टिंग ऑफ एंटायरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की बात कर रहा है तो ये हमारी दो ही पोजीशन होंगी हॉरिजॉन्टल के लिए। व्हाट गवर्न्स द पोजीशन ऑफ एन आउटलाइन, तो यहाँ हमने पहले भी किया था कि फर्स्ट साउंडेड वोवल जो होता है वो हमारा निर्धारण करता है। इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइन हैविंग एन इनिशियल एंड फाइनल वोवल विच ऑफ द वोवल्स शुड बी इंसर्टेड, देखो अब अगर हम फर्स्ट वोवल की बात करें तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हम कौन सा वोवल लगा सकते हैं, लेकिन फाइनल वोवल जो है वो हमारे लिए क्या होता है? इनिशियल ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, नेसेसरी जो है मैंडेटरी वोवल जो है वो हमारा फाइनल वोवल होता है। हाउ मैनी पोजिशंस आर यूज्ड फॉर राइटिंग शॉर्ट एंड आउटलाइंस कंसिस्टिंग ऑफ अप डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, तो यहाँ हमारी कंसिस्टिंग आउटलाइंस की जो नेसेसरी जो होती है पोजिशंस वो 3 होती है, ठीक है, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इस पोजीशन की बात कर रहा है तो हमारा इन द इनिशियल, इन द मिडल, इन द एंड, ठीक है। इन पेयर्स ऑफ वर्ड्स सॉरी ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन वोवल्स कैन बी इंसर्टेड इन केस ऑफ, ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड हैं अगर ऑक्यूपाइंग करते हैं सेम पोजीशन को तो वोवल्स कैन बी इंसर्टेड इन केस ऑफ वेरिंग, ठीक है, तो वेरिंग वोवल हम ये वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो है सेकंड जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला जो थर्ड चैप्टर है हम वो अगली क्लास में देखेंगे। सॉरी, चलो थर्ड चैप्टर भी हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर अगली क्लास में देख लेंगे। तो यहाँ पर है डैश आर द फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट एंड बाय सिंगल साइन के से जो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको हम ग्रामलुक्स बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ग्रामलुक्स ही बोलना चाहिए इसके अंदर। हाँ, ग्रामलुक्स बोलते हैं हम उसको, जो सिंगल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो मोस्टली अकरिंग होते हैं कि भाई बार बार रिपीट होते हैं। शॉर्ट हैंड में 80% रोल सीन इनका होता है। डैश आर शॉर्ट हैंड कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विद अ सिंगल साइन। शॉर्ट हैंड के कैरेक्टर जो होते हैं विच रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स इन इंग्लिश साइन। ठीक है, तो इसका भी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? क्या हम इसको ग्रामलुक्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पढ़ो क्या था, फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन यहाँ क्या है, शॉर्ट हैंड कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंट अकरिंग। तो यहाँ हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा लोगोग्राम्स। टू शॉर्ट आउट लाइन्स जो होती हैं अंडरनेथ एन आउटलाइन इंडिकेट एंड डैश। इनिशियल कैपिटल को, यानी कि जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं उनके लिए इक्वल के दो इक्वल का सिंबल भी बोल सकते हैं हम, या फिर दो शॉर्ट आउटलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैपिटल को डिनोट करने के लिए यूज होती है। ए शॉर्ट हैंड आउटलाइन ऑफ फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड इज कॉल्ड, ए शॉर्ट हैंड आउटलाइन ऑफ फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड इज कॉल्ड, कि वो क्या कहलाती है? तो वो हमारी जो होती है शॉर्ट फॉर्म्स कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ वुड यू एक्सप्रेस फुल स्टॉप। ये अगेन वही वाला क्वेश्चन है। बाय स्मॉल क्रॉस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? फुल स्टॉप को। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 3 नंबर चैप्टर था। ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड बी प्रैक्टिस। तब तक के एक सेकेंड, तो इसके बाद हम जो करेंगे, ठीक है, शायद इसमें कंफ्यूजन है कि ग्रामलुक्स कौन से होते हैं, लोगोग्राम्स कौन से होते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस कौन से होते हैं। इस पे मैं एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक लोगोग्राम्स, कॉन्ट्रैक्शंस और पंक्चुएशंस एंड फ्रेजोग्राफी पे होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आते उसके जस्ट बाद, कुछ ही दिनों बाद आपको रिटर्न की डेट दी जाएगी, इसलिए तब तक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है, तब तक इस इन जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यही क्वेश्चंस जो है मेन है, इनसे बाहर सिलेबस नहीं आ सकता। ठीक है, कंप्यूटर की प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपका 30% सिलेबस में जो भी बच गया, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।